हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, ये जो हमारी रात्रि 8 बजे वाली ये जो हमारी रात्रि 8 बजे वाली क्लास होती है, इसमें हम 37 बेहतरीन प्रश्न लेकर आते हैं, जो स्पेशली यूपीपी के लिए होती है, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए। जब तक पुलिस का एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा, ये सीरीज जारी रहेगी। ये जो मॉडल पेपर है, हम रात्रि 8 बजे लेकर आते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़िए और लोगों को भी जोड़िए और हिंदी की बेहतरीन तैयारी के लिए हमारे साथ आइए रोज़ रात्रि 8 बजे हमारी हिंदी की क्लास में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज़ का। आज के मॉडल पेपर का पहला प्रश्न। कुछ प्रश्न रिपीटेड हो सकते हैं। कुछ प्रश्न कैसे हो सकते हैं? रिपीटेड। तो कोई बात नहीं, क्योंकि मॉडल पेपर में ही रिपीटेड है। वही गिने चुने प्रश्न होते हैं हिंदी में। आपने अगर अच्छे से 2 ढाई महीने हिंदी की प्रैक्टिस लगा ली ना, तो सारे क्वेश्चन आपके पड़े हुए हो जाएंगे। चलिए, निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है? बता दीजिए। तद्भव शब्द बताइए, कौन सा तद्भव शब्द है? तो जो संस्कृत भाषा से निकले रूप बदल लिए तद्भव, जो संस्कृत के ज्यों के त्यों हिंदी में आ गए तत्सम। तो तद्भव शब्द है अचरज, और अचरज का तत्सम होता है आश्चर्य। क्या होता है? आश्चर्य। तो अचरज में ये सर कौन सा शब्द है? ये तद्भव शब्द है। अच्छा, ये तद्भव है तो अंगरक्षक, फिर अंगरक्षक तो तत्सम है, हाँ, तो इसका तद्भव क्या होगा? अंगरक्षा। अंगरक्षा, अंगरक्षक का होता है अंगरक्षा। अंधकार का होता है तद्भव अंधेरा, और आशा का होता है आस। आशा का तद्भव क्या होगा? आस। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ, आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए। देखो, अचरज का तद्भव शब्द है जिसका तत्सम आश्चर्य होता है, जबकि अंगरक्षक अंधकार और आशा का क्रमशः होगा। अंगरक्षक का अंगरक्षा, अंधकार का अंधेरा, आस का आशा का आस तद्भव होगा। और अचरज ये तद्भव है, इसका तत्सम होता है आश्चर्य। क्या आपको समझ आई मेरी बात? बिल्कुल, बहुत शानदार, क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए चलिए हम अगला प्रश्न करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जवाब दीजिए। शीत का विलोम शब्द क्या है? शीत का हम टॉपिक वाइज सब पढ़ाएंगे। विलोम शब्द भी टॉपिक वाइज रात्रि 9 बजे। संधि, छंद, वर्णमाला कंप्लीट हिंदी टॉपिक वाइज, तब वहाँ जबरदस्त रिवीजन कराएंगे वहाँ भी। और यहाँ तो आप मॉडल पेपर लगाइए भैया, मॉडल पेपर तो बहुत ज़रूरी है। ये तो आपके एग्ज़ाम का हिस्सा होना चाहिए, डेली लाइफ का। चलिए, शीत का विलोम क्या है? शीत का विलोम क्या होता है सर? शीत का विलोम ठंड नहीं, शीत का उष्ण होता है। ठंड तो पर्यायवाची है, उष्ण बहुत शानदार जवाब है आपका। उष्ण होता है, उष्ण या उष्ण कुछ भी लिखा हो, दोनों चलेगा। चलिए आगे बढ़िए, बता दीजिए, जवाब दे दीजिए बहुत जल्दी कमेंट बॉक्स में। कर का अर्थ नहीं होता है। कर मीन्स क्या क्या होता है और कौन सा अर्थ नहीं है? तो कौन सा एक विकल्प कर मीन्स नहीं है? सर कर मीन्स हाथ होता है, हस्त पाणी कर इसके पर्यायवाची होते हैं। कर मीन्स किरण होती है। कर एक टैक्स, एक प्रकार का कर एक टैक्स है, लेकिन ये सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। कर मीन्स सूर्य नहीं होता। बहुत बढ़िया। चलिए जवाब दीजिए। अब तो आपके लिए एक और बेहतरीन प्रश्न, देखते हैं कितने लोगों का जवाब आता है। जो कठिनाई से मिलता हो, जो कठिनाई से मिलता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? बताइए। जो कठिनाई से मिलता हो उसके लिए एक शब्द क्या है? जैसे कोरोना था ना, कोरोना, और कोरोना आ गया तो ऑक्सीजन के सिलेंडर, ऑक्सीजन के सिलेंडर
बड़ी मुश्किल से मिल रहे थे। जब कोई चीज़ बड़ी मुश्किल से मिले तो उसे दुर्लभ कहते हैं। ऑक्सीजन के सिलेंडरों की कमी हो गई थी। मुश्किल से मिले, कठिनाई से मिले, उसे दुर्लभ वस्तु कहते हैं। दुर्लभ, बहुत बढ़िया, सही है। बता दीजिए फिर, बताइए अगला प्रश्न। अनिल और अनल का सही अर्थ वाला युग्म बताइए। अनिल और अनल का सही युग्म वाला अर्थ बताइए, बता दीजिए। तो सर, जो पहले अनिल लिखा है इसका अर्थ होगा वायु, और जो अनल होता है इसका अर्थ होता है अग्नि, अर्थात आंसर ए सही होगा। कौन सा आंसर सही होगा? आंसर ए सही होगा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए आगे बताइए। पराजय में उपसर्ग है, बताइए। सर, उपसर्ग शब्द से पहले लगता है। हाँ, तो पराजय में कौन सा उपसर्ग है? सर, पराजय में परा उपसर्ग है। पूछा जाए पराजय में प्रत्यय है? बिल्कुल नहीं, प्रत्यय नहीं है, इसमें मूल शब्द है जय, ये प्रत्यय नहीं है। तो पराजय में परा उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? परा। बहुत बढ़िया। चलिए मैं देख लूँ क्वेश्चन, फिर आपको बताऊं। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले पेज पर चलते हैं। बहुत बढ़िया, बता दीजिए। लिखावट में बहुत शानदार प्रश्न है, जवाब गलत ना हो। हिंदी आपको बहुत सरल लगने लगेगी, आप अभ्यास तो रोज करिए। लिखावट में कौन सा प्रत्यय है? सर, आपने बताया है प्रत्यय कहाँ लगेगा? शब्द के पीछे। उपसर्ग कहाँ लगेगा? शब्द के आगे। तो लिखावट में कौन सा प्रत्यय है? आवट प्रत्यय है। लिख प्लस आवट, लिखावट। इसमें डी विकल्प सही होगा। कौन सा सही होगा? डी विकल्प। चलिए बताइए, हमारा अगला प्रश्न बताइए। महोत्सव का संधि विच्छेद है। महोत्सव का संधि विच्छेद क्या है? बता दीजिए। महोत्सव का संधि विच्छेद क्या है? सर, इसका संधि विच्छेद है महा प्लस उत्सव। क्या है? महा प्लस उत्सव। अच्छा, कौन सा वाला ऑप्शन सही है फिर? सर, कौन सा वाला ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी सही है। अच्छा, ऑप्शन बी सही है, बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताओ, तो महोत्सव में कौन सी संधि है? सर, इसमें गुण स्वर संधि है। कौन सी संधि है? गुण स्वर संधि। बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं, बिना समय गवाए। चलिए, बिना देरी किए हुए। मैंने घर जाना था, कल भी ऐसा प्रश्न था। कल भी ऐसा प्रश्न प्रैक्टिस सेट में था। मैंने घर जाना था, वाक्य में अशुद्ध अंश क्या है? क्या अशुद्ध अंश है? तो मैंने नहीं होगा, क्या होगा? मुझे घर जाना था। तो मैंने यहाँ पे गलत लिखा है, मैंने गलत लिखा है। चलिए आ जाइए, अगला प्रश्न बता दीजिए। बताइए, समास से प्रश्न है। हर टॉपिक से लगभग प्रश्न होते हैं। समास से प्रश्न है, देशभक्ति में कौन सा समास है? करिए प्रश्न। देशभक्ति में कौन सा समास है? तो देशभक्ति में कौन सा समास है? सर, कैसे पहचानोगे समास? तो समास का विग्रह करो। देश के लिए भक्ति, देशभक्ति का समास विग्रह क्या होगा? देश के लिए भक्ति। और जब विभक्तियां आ जाएं, जिस समास का विग्रह करने पर विभक्तियां बीच में आ जाएं, तो विभक्तियों वाला समास कौन सा होता है? तत्पुरुष समास। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। चलिए आगे चलते हैं, हमारे और भी हैं ये, जैसे देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, विद्यालय, विद्या के लिए आलय, रसोई घर, रसोई के लिए घर, हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। चलिए आगे चलते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अगला प्रश्न हमारा क्या है, बताइए। पुस्तक पढ़ी जाती है, कौन सा वाच्य है? वाच्य से लगभग डेली प्रश्न आता है प्रैक्टिस सेट में।
तो वाच्य के कितने भेद, पूरा रिवीजन करिए। जब क्वेश्चन मिले तो उससे संबंधित जितने फैक्ट होते हैं उनका सबका रिवीजन कर लीजिए, सब दिमाग में चलने चाहिए। इसी को रिवीजन कहते हैं, इसी को अभ्यास कहते हैं। कोई प्रश्न आपको दिखे, उससे संबंधित सारे फैक्ट आपके दिमाग में आ जाएं। तो सर वाच्य के 3 भेद कौन कौन से? सर पहला कर्तवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य, तीसरा भाववाच्य। वेरी गुड। पुस्तक पढ़ी जाती है, कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य है। मैं कहता मोहन पुस्तक पढ़ता है तो कर्तवाच्य है, और पुस्तक पढ़ी जाती है कर्मवाच्य है। और ऐसे होता मोहन से पुस्तक नहीं पढ़ी जाती और नहीं आ जाता तो भाववाच्य। तो आंसर यहाँ पे कौन सा होगा? बी वाला, कर्मवाच्य। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अगले प्रश्न का जवाब दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अव्यय कौन सा है? अव्यय पहचानिए। और हमने आपको बताया भी तो था, अव्यय हिंदी भाषा के वे शब्द हैं जिनका एक वचन बहुवचन ना बने, जिनका रूप परिवर्तन ना हो, जिनका स्त्रीलिंग पुल्लिंग ना बने, वो अव्यय है। तो इसमें किसका बहुवचन नहीं बन सकता? सर और शब्द है ना, ये और का ना तो लिंग वचन होगा, ना तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग होगा, ना फिर इसका एक वचन बहुवचन होगा। आप कहोगे इनका है, बिल्कुल है। प्राचीन का स्त्रीलिंग पुल्लिंग बनाया जा सकता है, गरीब का और मोटा का, पर और का कोई स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग भी देखो और एक वचन बहुवचन भी, तो कौन सा होगा? डी वाला। चलिए बताइए, हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह कौन सा है? बताइए, हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह कौन सा है? तो सर ये वाला जो चिन्ह है, ये पूर्ण विराम का चिन्ह है। अच्छा, ये पूर्ण विराम का चिन्ह है? जी हाँ। तो जो ऑप्शन ए में है ये किसका है? ये विस्मयादि बोधक का है। किसका है? विस्मयादि बोधक का। अच्छा, जो बी में है ये क्या है? बी में क्या है? बी में बताओ, बी में क्या है? ये जो ऐसे रखा है, ये फुल स्टॉप है। फुल स्टॉप है क्या? ये क्या है? जो बी में ये लिखा है ये क्या है? काय का चिन्ह है? अल्प विराम का नहीं है। अल्प विराम का तो ऐसा होता है, ये ऐसा, ठीक है। और डी वाला क्या है? डी वाला प्रश्नवाचक है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, आपके लिए होमवर्क है। ये जो बी में लिखा है ये क्या है? बी में कौन सा चिन्ह है? होमवर्क है। जब क्लास समाप्त हो कमेंट बॉक्स में सब टाइप करना कि सर 51 में जो आपने ये वाला प्रश्न ऐसे बताना कि ये इस वाले चिन्ह का नाम ऐसे लिख के और आंसर देना। क्लास खत्म हो तब सर्च करके बताना। देखते हैं आप क्या आप स्टडी करते हो, क्या आप चीज़ों को सर्च करते हो, क्या आपके अंदर जिज्ञासा है? क्या आपके अंदर जिज्ञासा है तो बताना फिर। चलिए, दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ है। दूध का धुला होना, देखो ये कल भी था, ये प्रश्न कल भी था मॉडल पेपर में। प्रश्न रिपीट होने, हमने कहा था आज के मॉडल पेपर में 4 5 6 प्रश्न रिपीटेड है। गलत जवाब नहीं आना चाहिए, शानदार जवाब है। दूध का धुला होना क्या है? सर निर्दोष होना है। दूध का धुला मतलब निर्दोष, कोई भी दाग धब्बा नहीं। देखिए फिर से प्रश्न कल वाला, जिसकी लाठी उसकी भैंस। बताइए, लोकोक्ति का सही अर्थ है, गलत ना हो। जो प्रश्न कल के रिपीटेड हैं वो कम से कम गलत ना हो। वैसे तो आप लगभग बहुत अच्छा रिप्लाई करते हो, 37 में से सबके लगभग 30+ क्वेश्चन के आंसर आ जाते हैं। मैं देखता हूँ विकल्प को, मैं आपके आंसर कमेंट को देखता हूँ। तो शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है, ये ऑप्शन बी सही होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। बताइए, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? अब आप कहोगे सर ये तो कल वाला मॉडल पेपर है। कल वाला नहीं है, ये अगला मॉडल पेपर है, लेकिन इसमें रिपीटेड क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन रिपीटेड है।
वीर रस का। अब हमने नहीं रिपीटेड किए हैं, ये घटना चक्र ने ही रिपीटेड किए हैं। हम तो नया मॉडल पेपर ही लेकर आए हैं, उसने दूसरे में कुछ क्वेश्चन रिपीट कर दिए हैं। वीर का स्थायी भाव क्या है? सर उत्साह है। ये क्रोध किसका है? रौद्र रस का है। विस्मय किसका है? आश्चर्य का, अद्भुत रस का विस्मय है। और भय किसका है? भय भयानक का स्थायी भाव है। भय किसका है? सर भय भयानक का स्थायी भाव है। चलिए, हो गए यहाँ तक प्रश्न? हो गए, बहुत शानदार। बता दीजिए, दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? बताइए, दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? बताइए। तो दोहा के पहले और तीसरे में कितनी? 13 13, और दूसरे चौथे में 11। तो पहले में पूछी गई है, 13 मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं? 13 मात्राएं। बहुत बढ़िया। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार है? बताइए, कौन सा शब्दालंकार है? हमने बताया था अलंकार के मुख्य 2 भेद, शब्दा और अर्था। शब्दा के 5 भेद याद रखिए, अनुप्रास, यमक, श्लेष, पुनरुक्ति, वक्रोक्ति, 5 हैं। और 5 में से ही प्रश्न पूछा जाता है। और अगर 5 ना हो, 5 के अलावा जो भेद हैं वो अर्थालंकार के हैं। तो देखो, तो क्या अनुप्रास, यमक, श्लेष, पुनरुक्ति, वक्रोक्ति है कहीं? तो सर अनुप्रास नहीं है, यमक है। तो यही हो गया शब्दा का, यमक है। अनुप्रास नहीं है, ना ही श्लेष है, ना पुनरुक्ति है, ना वक्रोक्ति है, सिर्फ यमक है। ये शब्दा के भेद हैं। और उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा किसके भेद हैं? तो बचा हुआ कौन सा है? अर्था। तो ये अर्था के भेद हैं। आप सिर्फ 5 याद रखिए शब्दा के, अनुप्रास, यमक, श्लेष, पुनरुक्ति और वक्रोक्ति। ये सिर्फ 5 भेद शब्दा के हैं। बचे हुए जितने भी हैं उनको याद नहीं करना, अपने आप अर्थालंकार के वो भेद हैं। है ना सही तरीका याद करने का? बहुत बढ़िया। चलिए, बता दीजिए आप, निम्न में से तालब्य ध्वनि कौन सी है जो तालु से बोली जाती है? जीभ जब तालु से टकराए तो तालब्य ध्वनि, बता दीजिए तालब्य ध्वनि कौन सी है? सर तालब्य ध्वनि जल्दी बताइए। आंसर सही होगा सी, ये तालब्य ध्वनि का उदाहरण है। तालब्य ध्वनि सा तालु से बोला जाता है। हम उच्चारण और उसके उच्चारण स्थान, वर्ड और उनके उच्चारण स्थान भी पढ़ाएंगे टॉपिक वाइज में। रात्रि 9 बजे वाले में मैं वर्णमाला पढ़ाऊंगा बहुत अच्छे से। बताइए, ये वर्णमाला से ही प्रश्न है। बताइए, कौन सा वर्ड अघोष है? अगर आता है तो बता दीजिए, कौन सा वर्ड अघोष है? तो अघोष वर्ड क्या होते हैं? प्रत्येक वर्ग के पहले दूसरे वर्ड को क्या कहा जाता है? अघोष। तो का एक अघोष वर्ड है। का, खा, चा, छा, है ना, टा, ठा, पा, फा, ये क्या है? अघोष वर्ड हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर अघोष वर्ड कहलाता है। चलिए, बताइए, निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग है? बहुत शानदार। बताइए, स्त्रीलिंग पुल्लिंग की ट्रिक बताई है आपको। मेरा और मेरी लगाइए, मेरा और मेरी लगाइए। तो बताओ, स्त्रीलिंग मेरा उपहार की मेरी उपहार? सर मेरा उपहार, तो ये पुल्लिंग हो गया। मेरा ग्रंथ की मेरी ग्रंथ? मेरा ग्रंथ पुल्लिंग हो गया। मेरी मस्तिष्क की मेरा मस्तिष्क? मेरा मस्तिष्क, ये भी पुल्लिंग हो गया। सर मेरी रचना, ये स्त्रीलिंग है क्योंकि इसके साथ मेरी शब्द फिट बैठ रहा है, और जिसके साथ मेरी फिट बैठ जाए वो क्या है? वो स्त्रीलिंग है। बहुत बढ़िया है, शाबाश। आगे चलिए, इसी तरह जवाब देते रहिए। आगे बताइए, बता दीजिए। शानदार जवाब हैं। अब तक के आपके जो जवाब हैं बहुत अच्छे हैं। बहुत मन से पढ़ने वाले छात्र हैं, बड़े एकाग्र शक्ति से पढ़ते हैं, ईमानदारी के साथ रहते हैं हमारे साथ। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है?
बताइए, फिर से मेरा मेरी लगाइए। अब जिसके साथ मेरा फिट बैठ जाए भैया, वही क्या होगा, वही पुल्लिंग होगा। तो मेरी इच्छा की मेरा इच्छा, सर मेरी इच्छा, और मेरी जिसके साथ लगे वो स्त्रीलिंग। हमें तो पुल्लिंग पूछा है, ठीक है। रक्षा के साथ मेरा लगाओ, मेरा मेरा रक्षा नहीं, मेरी रक्षा, सर ये भी स्त्रीलिंग हो गया। हमें तो पुल्लिंग बताना है। तो मेरी राष्ट्र की मेरा राष्ट्र, मेरा राष्ट्र, अर्थात पुल्लिंग शब्द कौन सा है, राष्ट्र शब्द पुल्लिंग है। योग्यता भी चेक कर लो, योग्यता, मेरी योग्यता की मेरा योग्यता, मेरी योग्यता, ये भी स्त्रीलिंग है। तो आंसर कौन सा सही होगा, आंसर सही होगा सर इस प्रश्न का राष्ट्र पुल्लिंग शब्द है। आंसर सही होगा बी। बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार। बता दीजिए, बता दीजिए किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है। बताइए, आपको टाइम दिया हमने 10 सेकंड, बताइए। बताइए किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है। तो हमने आपको क्या बताया है, हमने आपको बताया है एक वचन बहुवचन वाले शब्दों को यदि पहचानना है तो उनके बाद में क्रिया लगाओ। अगर क्रिया एक वचन वाली फिट बैठ रही है तो एक वचन होगा। क्रिया का रूप यदि बहुवचन वाला उसके साथ सही फिट बैठ रहा है तो बहुवचन होगा। बताइए, लड़का होता है कि लड़के होते हैं, लड़का होता है कि लड़का होते हैं। सर लड़का होता है तो ये एक वचन है। घोड़ा होता है कि घोड़ा होते हैं, तो सर घोड़ा होता है, ये भी एक वचन है। प्राण होता है कि प्राण होते हैं, सर प्राण होते हैं, ये सदैव बहुवचन में। आप सोचोगे सर प्राण तो एक ही होता है एक आदमी के पास, फिर बहुवचन कैसे, पर है ना बहुवचन। ये एक आदमी के प्राण की बात नहीं हो रही, ये कॉमन सबके प्राणों की बात हो रही, इसलिए प्राण होते हैं। सर ऑप्शन सी वाला बहुवचन है। बधू होते हैं कि बधू होती है, सर बधू होती है एक वचन। तो कौन सा विकल्प सी में जो प्राण लिखा है बहुवचन। तो सदा बहुवचन में रहने वाले कुछ वर्ड देख लो, एक प्राण है, एक दर्शन है, एक आंसू है, ये क्या है, ये क्या है, सर ये हमेशा बहुवचन में रहते हैं, हमेशा बहुवचन में। बताइए, ने किस कारक की विभक्ति है। अरे कारक चिन्ह 8 होते हैं ना, तो बताओ ने किस कारक की विभक्ति है, किसकी है, सर ये कर्ता कारक की विभक्ति है। रटे होंगे ना आपने, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध काकी के नानी ने रारी रे, अधिकरण में पर संबोधन हे ओ अरे। तो कौन सी विभक्ति है, सर ये कर्ता कारक की विभक्ति है। कौन सी, कर्ता कारक की। बहुत बढ़िया आपका जवाब है। बताइए, बताइए, कल भी सर्वनाम से प्रश्न था, आज भी है, आज अलग तरीके से पूछा है, कल वाक्य प्रयोग करके पूछ रहा था। निम्न में सर्वनाम है, कौन सा सर्वनाम है, कौन सा शब्द सर्वनाम है बताओ। सर जो वी विकल्प में लिखा है ना, ये सर्वनाम है। आप एक सर्वनाम है, आप कहें या तुम कहें, अपने से छोटे को तुम, अपने से बड़े से आप कहा जाता है, या किसी को सम्मान देना है तो आप का प्रयोग किया जाता है। चलिए बताइए, निम्नलिखित में विशेषण क्या है। विशेषण शब्द ढूंढिए, ट्रिक इसकी भी बताई थी हमने कि विशेषण शब्द को लेकर उसके पीछे संज्ञा लगाओ। जैसे ये शब्द है, इसके पीछे संज्ञा लगाओ, कोई संज्ञा फिट बैठ रही है तो वह शब्द विशेषण हो जाएगा। लगाइए, तो लंबाई, मैं एक संज्ञा लगाता हूँ, मान लो संज्ञा लगा दो लंबा पेड़, तो लंबाई पेड़, मैं इसके पीछे संज्ञा लगा रहा हूँ पेड़, तो लंबाई पेड़ नहीं लंबा पेड़ होना चाहिए था, तो ये संज्ञा नहीं है। बुढ़ापा आदमी, सर बुढ़ापा आदमी नहीं होता, ये भी विशेषण नहीं है। समझ, अब मैं लगा दूं समझ व्यक्ति, आप कहोगे सर कोई सी भी, हाँ कुछ भी लगा दो, कुछ भी संज्ञा पीछे लगा दो, समझ व्यक्ति नहीं, समझदार व्यक्ति होना चाहिए था,
तो ये भी विशेषण नहीं है। शांत जल, शांत व्यक्ति, हाँ बिल्कुल सही है सर, शांत में विशेषण है। कौन से में? शांत शब्द एक विशेषण है। शांत शब्द क्या है? विशेषण है। बहुत शानदार। प्रेरणार्थक क्रिया बताइए, प्रेरणार्थक क्रिया का कौन सा रूप है? कौन है प्रेरणार्थक क्रिया? देखिए, हमें आपको बता देता हूँ प्रेरणार्थक का मतलब क्या है। देखिए, जैसे क्रिया है ना, क्रिया है जागना। क्या है क्रिया? जागना। तो जागना के दो अन्य रूप होते हैं, एक होता है प्रथम प्रेरणार्थक, एक द्वितीय प्रेरणार्थक। तो जागना का प्रथम होगा जगाना और द्वितीय होगा जगवाना। और ये कौन सा रूप है? ये क्रिया का मूल रूप होता है। अगर पूछा जाए क्रिया के मूल रूप से प्रथम प्रेरणार्थक बनाना है तो कौन सा प्रत्यय आता है? आना प्रत्यय। आना लगा दो तो प्रथम प्रेरणार्थक बन जाती है और वाना लगा दो तो द्वितीय प्रेरणार्थक बन जाती है। जगाना, जागना, जगाना, जगवाना। ठीक है, आना लगाने से प्रथम प्रेरणार्थक, वाना लगाने से द्वितीय प्रेरणार्थक। चलिए, अब क्या पूछ रहा है? और सर जिसमें आना वाना कुछ नहीं है, नॉर्मल है, ये मूल क्रिया है। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं, आगे प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाँ तो जल्दी से जवाब दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? तो सर प्रेरणार्थक क्रिया है तो कौन सी है? अब गिरना, तो गिरना का होता है गिराना और गिरवाना। तो गिरना मूल क्रिया है, इसका प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय क्या होगा? गिराना और गिरवाना। बोलना, बुलाना और बुलवाना। कहना, कहाना और कहवाना। तो अब बताओ, अब बताओ, तो सुनाना ये है प्रेरणार्थक। कौन सी? प्रथम प्रेरणार्थक, क्योंकि आना प्रत्यय लगा है तो इसकी मूल क्रिया होती है सुनना। प्रथम प्रेरणार्थक सुनाना और द्वितीय प्रेरणार्थक सुनवाना। क्या मेरी बात आपको समझ आई? आना प्रत्यय लगा है तो प्रथम प्रेरणार्थक, वाना लगा है तो द्वितीय, सुनना का ये सुनाना प्रेरणार्थक रूप है। आंसर सही होगा सी। इस पे थोड़ा अलग बैठ के काम कर लेना आप, आपको क्लियर हो जाएगी अगर अभी भी समझ नहीं आई है। चलिए एक मिनट, एक मिनट, कोई क्वेश्चन तो नहीं छूटा है मेरा? नहीं छूटा है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए आगे चलते हैं। बताइए, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है। आंसर देखा तो नहीं है आपने? लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, वाक्य का काल है। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, ये कौन सा वाक्य का काल है? ये पूर्ण वर्तमान है। ये कौन सा काल है? लड़के ने पुस्तक पढ़ी है या फिर लड़के ने पुस्तक पढ़ ली है या पढ़ चुका है, एक ही बात है ना। काम समाप्ति का वर्तमान में जब बोध हो तो पूर्ण वर्तमान काल होता है। कौन सा काल होता है? पूर्ण वर्तमान काल। बहुत शानदार। अब क्या है सर, गद्यांश आ गया है और स्किप नहीं करना, बोरिंग होता है, पर हम आपको बड़े आराम से पढ़ाएंगे, बड़े प्यार से सुनिए। भारत ने स्वाधीनता प्राप्त करने के बाद अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की हैं। जब हम स्वतंत्र हुए तो उस समय हमारी स्थिति अच्छी ना थी, सरकारी प्रयासों से काफ़ी सुधार हुआ। आगे देखते हैं, परंतु अभी भी एक क्षेत्र ऐसा है जिसमें हम अभी तक कुछ विशेष नहीं कर पाए, वह क्षेत्र है खेलों का। इससे खिलाड़ी विडंबना और क्या हो सकती है? खेलों का इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है कि वर्षों से हम ओलंपिक में कोई स्वर्ण पदक नहीं जीत पाए। जब स्वर्ण पदक नहीं जीत पाया था ना, तब का गद्यांश है। दुनिया के छोटे छोटे अविकसित निर्धन राष्ट्रों ने प्रतिभागी भी खेलकूद के क्षेत्र में हमसे आगे निकल गए हैं। कभी हॉकी का विशेष चैंपियन रहने वाला भारत आज इस खेल में अपनी प्रतिष्ठा खो चुका है। खेलों में गिरते स्तर के लिए कौन जिम्मेदार है? एक ओर सरकार की उदासीन दोषपूर्ण सरकार नीतियां हैं, दूसरी ओर विभिन्न खेल संघों की गुटबाजी। खिलाड़ियों के लिए सुविधाएं एवं प्रशिक्षण का
सर्वथा अभाव या कुछ प्रतियोगिताओं में भाग लेकर खाली हाथ लौटने पर भी एक दूसरे को दोषी बताते हैं। कारण चाहे जो भी हो, इतना तय है कि हम खेल कूद को राष्ट्रीय सम्मान का पर्याय नहीं मानते। अभाव प्रतियोगिताओं का नहीं, अभाव है तो लगन का है, प्रोत्साहन का है, संकल्प का है, मुंह तोड़ जवाब देने वाली जीवट का है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। जवाब दीजिएगा, जवाब दीजिएगा गद्यांश से। बताइए गद्यांश का उपर्युक्त शीर्षक क्या है? अगर आता है तो बताओ गद्यांश का उपर्युक्त शीर्षक क्या है? जल्दी से जवाब दीजिए। इस गद्यांश का उपर्युक्त शीर्षक था खेलों का गिरता स्तर। लेखक ने खेलों का जो स्तर गिर रहा है उस पर फोकस किया था। बहुत बढ़िया। चलिए आगे बताइए। चीटिंग नहीं करनी है क्योंकि आंसर भी दिख रहे हैं। चलो मैं जूम कर दूं जल्दी जल्दी ताकि आप आंसर देख ना पाओ। चलिए बताइए खेलों के, अगला प्रश्न है, खेलों के गिरते स्तर का कारण नहीं है। खेलों के गिरते स्तर का कारण नहीं है। ये कौन सा नहीं है खेलों के इस गिरते स्तर का कारण? जल्दी बताइए। खेलों का जो राष्ट्रीय सम्मान है ये खेलों का गिरते स्तर का कारण नहीं है। ठीक है, ये खेलों के गिरते स्तर का कारण नहीं है। आगे बताइए खेलों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नकारात्मक प्रभाव कैसे पड़ता? आपसी गुटबंदी होने से आपस में गुटबंदी हो जाती है, पॉलिटिक्स चल जाती है, जो योग्य है वो खेल के मैदान से बाहर हो जाता है, राजनीति चल जाती है खेलों में भी। बताइए गद्यांश के अनुसार राष्ट्र की उपलब्धियों में नहीं है। राष्ट्र की उपलब्धियों में क्या नहीं है? गद्यांश के अनुसार खेल नहीं है। अभी राष्ट्र खेल के क्षेत्र में उतना ज़्यादा नहीं हुआ है जितना होना चाहिए, जितनी भारत की काबिलियत है। खेलों में निर्धन राष्ट्र भी हमसे आगे निकल गए क्योंकि वहाँ है, वहाँ क्या है, क्यों निकल गए? क्योंकि वहाँ खेलों को राष्ट्र सम्मान का दर्जा दिया जाता है। खेलों को कैसा सम्मान का दर्जा? राष्ट्र सम्मान का। बताइए गद्यांश से प्रश्न समाप्त हुए। अब हमारे कुछ और प्रश्न बचे हैं। कितने प्रश्न बचे हैं? अभी तो काफ़ी प्रश्न हैं, अभी काफ़ी नहीं है, 4-5 प्रश्न और हैं। चलिए बीजक किसकी रचनाएं हैं? बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? बीजक, तो बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? बताइए। देखिए कबीरदास जी की रचनाओं का संग्रह है। कबीरदास जी की 3 रचनाएं थीं, एक सबद, एक साखी और एक रमैनी। सबद, साखी, रमैनी कबीरदास जी ने 3 लिखी। इनके शिष्य आए धर्मदास। धर्मदास ने रचनाओं को इकट्ठा करके एक ग्रंथ बना दिया बीजक। तो बीजक जो रचनाओं का संग्रह है वो कबीरदास जी की संग्रह है। और ये किसने बनाया? धर्मदास जी ने, शिष्य थे। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। बताइए अगला प्रश्न है अंधेर नगरी नाटक के रचयिता कौन है? अंधेर नगरी नाटक के रचयिता कौन है? बताइए अंधेर नगरी किसने लिखी है? ये तो बचपन से पढ़े हैं प्रश्न, इनमें आपको दिक्कत ना हो। अंधेर नगरी, बहुत शानदार जवाब। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अंधेर नगरी नामक नाटक को लिखा है। किसने लिखा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न बताइए कामायनी के रचनाकार कौन है? कामायनी के रचनाकार कौन है? बताइए कामायनी के रचनाकार कौन है? सर ये तो जयशंकर प्रसाद ने लिखी है कामायनी। किसने लिखी है? जयशंकर प्रसाद ने। गोदान किसका उपन्यास है? गोदान और गबन किसके हैं? ये सर मुंशी प्रेमचंद के हैं। किसके हैं? मुंशी प्रेमचंद के हैं। गोदान और गबन किसके हैं? मुंशी प्रेमचंद के हैं।
तो क्या हमारी आज की क्लास समाप्त हुई? जी हाँ, हमारे कंप्लीट क्वेश्चन हुए। 37 प्रश्नों में से कुछ रिपीट भी थे। बताइए कितने प्रश्न सही हुए? आज का हमारा सेशन कैसा लगा? ज़रूर बताइए। और हाँ, आप ये हमारा मॉडल पेपर रात्रि 8 बजे रोज़ लगाने आइए, मेरे साथ अभ्यास करने आइए। मैं एक-एक क्वेश्चन का जितना एनालिसिस हो सकता है, धीरे-धीरे क्वेश्चन का और लेवल बढ़ाऊँगा। जितना एनालिसिस हो सकता है मैं करवाऊँगा। और आप रात्रि 9 बजे 20 नवंबर से जोड़ना ना भूलिए। ये क्लासें तो मेरी चलेंगी। एसएससी जीडी 5 बजे मैं शाम को लेकर आता हूँ। यूपी पुलिस स्पेशल 8 बजे, और सबके लिए, चाहे पुलिस, चाहे जीडी, यूपी टेट, लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट, सबके लिए मिक्सअप क्लास 9 बजे, रात्रि 9 बजे 20 नवंबर से। टॉपिक वाइज हिंदी, एक बार हिंदी कर लो, टॉपिक वाइज एक बार कर लो अच्छे से प्रश्नों का अभ्यास। 7000 प्रश्न करवा रहा हूँ, 7000, 30 से 35 दिन में करवाऊँगा 20 नवंबर से। वहाँ भी आप जुड़िए। तो आज का सेशन हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल इसी समय। तब तक के लिए धन्यवाद।